बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कई सौ साल पहले एक जूरिस्ट जिनका नाम मोंटेस्क्यू था, उन्होंने एक थ्योरी पेश की सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर या डॉक्ट्रिन ऑफ ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स भी कहते हैं। आम अल्फाज में बताया जाए तो मोंटेस्क्यू ये कहते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी एक स्टेट के 3 ऑर्गन हैं और हर एक की अपनी हदूदों की यूथ है। जब भी कोई ऑर्गन अपनी हदूद से तजावज़ करेगा तो वो बैलेंस को ख़राब करेगा और स्टेट की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होगी। इस प्रिंसिपल को हमारी आला अदालतों ने भी माना और उस ऑर्गन्स को भी मानना पड़ा, जिसके थ्रू ये सारा प्रोसीजर चलता रहा। अलबत्ता कुछ अरसे में हमने देखने में ये आया है कि कुछ ऑर्गन्स हमारी स्टेट के ऐसे हैं जो दूसरे की पावर में इंटरफेयर करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है जब पंजाब के अंदर एक नया एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 2025। ये एक्ट क्या है, इस एक्ट के तहत क्या चीज़ें चेंज की गई और उसके नतीजे में क्या रिप्रिकॉशंस आई हैं, इन सब को डिस्कस करते हैं एक ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू कि ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है और इसका इस सेपरेशन ऑफ पावर में क्या अमल दखल है। मियाँ साहब के पास चलते हैं और उनसे इस बात पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर अभी डिबेट हो रही है। इट्स अ हॉट टॉपिक दीज डेज, जहाँ पे देखने में आ रहा है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव किसी हद तक आमने सामने आ चुके हैं इस एक्ट के बाद। ये एक्ट है क्या और क्यों इतना कंट्रोवर्शियल हुआ? विशाल, बिफोर आई गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस एक्ट, एक जिस तरह आपने मोंटेस्क्यू को कोट किया, इसी तरह वो कहते हैं एक लॉ का फ्रेज है जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। हमारी लेजिस्लेचर ने इतनी कमाल तरीके से वारदात डाली है टू बिकम जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। वाई, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। बट ये जो लॉ है जिस एरिया ऑफ प्रैक्टिस को टारगेट करता है, वी नो फॉर अ फैक्ट कि इसके ऊपर एक ऑलरेडी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन मौजूद है और उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं जो आपके पास पॉप आउट हो जाएगी। बट कहने को विशाल, मैं इस पूरे लेजिस्लेशन जितनी भी आपका ये लॉ है इसकी ऐसी डाइसेक्शन कर सकता हूं कि बनाने वाला खड़ा नहीं हो सकता। बट इफ आई गो इनटू दैट निटी-ग्रिटी और स्मॉल मिनिस्ट्रियल डिटेल्स, तो आपकी ऑडियंस के लिए वो बड़ी इररिलेवेंट हो जाएगी बिकॉज वो एक टेक्निकल टर्म। बट मैं इस लॉ को एक्सप्लेन करता हूं, फिर जितना पॉलिटिकल फियास्को और जो एक कंट्रोल्ड ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन हमारी मैडम चीफ जस्टिस के अगेंस्ट लॉन्च की गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको मिक्स एंड मैच करूंगा दोनों के साथ। अच्छा, ये लॉ केटर करता है जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई इलीगल कब्जा हो, और उसके ऊपर हमारे पास लेजिस्लेशन थी। बट आई डोंट नो व्हाई टू द बेस्ट नोन टू द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट कि उन्होंने ये लॉ लाने की जरूरत महसूस की। बट ये लॉ कहता क्या है? अगर आप इसके सेक्शन 2 को देखें और उसकी क्लॉज बी को देखें तो ये कमेटी की बात करता है। ये कहता है कि एक ऐसी डिस्प्यूट कमेटी बनाई जाएगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी कॉम्पोजिशन जो है वो सेक्शन 8 के अंदर डिफाइंड है, 8 के A to E। वो क्या है जी? डिप्टी कमिश्नर इसकी कमेटी के अंदर होगा, DPO इसकी कमेटी के अंदर होगा, ADC या रेवेन्यू इसके अंदर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर इसके अंदर होगा और SDPO इसके अंदर होगा, और एनी अदर पर्सन जिसको गवर्नमेंट समझे वो इसके अंदर जो है ना अपनी वो इस कमेटी को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेगा। अच्छा, जब आप इसको देखते हैं सेक्शन 8 के अंदर आपको कंपोजिशन बता देता है, तो ये कहता है कि जहां कहीं पे भी कोई बंदा अकेला इंडिविजुअली या अ ग्रुप ऑफ पीपल किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे तो आप उसके तहत जो मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है इस सेक्शन के, इस लॉ के अंदर सेक्शन 4 पीनल सेक्शन है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर ये साबित हो जाए इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के सामने कि आपने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो आपको 10 साल सजा हो सकती है मैक्सिमम, मिनिमम आपको 5 साल सजा हो सकती है या 1 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। और इसी तरह आगे उसकी अबेटमेंट जिसने की है, और सो मच हो कि कंपनीज को जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनको भी इनके अंदर इंक्लूड कर दिया गया कि अगर वो हाउसिंग सोसाइटीज जिस तरह होती हैं, अगर वो लैंड्स पे जिसे कहते हैं कब्जा वगैरह करती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दे कैन प्रोसीड। द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन इज
सेक्शन 7। सेक्शन 7 आपको बताता है, और ये आपके सामने स्क्रीन पे पॉप आउट भी हो जाएगा। सेक्शन 7 कहता है जी, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, यानी जो बंदा एग्रीव्ड है कि उसकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा हुआ है, तो वो सेक्शन 7 के मुताबिक इस कमेटी के सामने एक कंप्लेंट फाइल करेगा। नॉट इस कमेटी के सामने, डेप्यूटी कमिश्नर के सामने जो है वो ये कंप्लेंट फाइल करेगा। और ये जो कंप्लेंट होगी, इट शेल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट evidence of lawful title and particulars of the offenders and the details of the property। मुझे कोई मसला नहीं है, फेयर एनफ, ठीक है, आपने सही किया। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सेक्शन 8 के अंदर सब सेक्शन 1 क्लॉज ए टू ई के अंदर कॉम्पोजिशन बताएगी, लेकिन उसके सब सेक्शन 2 के अंदर इनकी पावर्स बता दी है। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की पावर्स क्या है? वो पावर्स क्या है कि जी ये स्क्रूटनाइज कर सकते हैं किसी भी रेलिवेंट रिकॉर्ड को, ये किसी भी बंदे को सपन कर सकते हैं, ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकते हैं, फिर उसके बाद ये कोई भी इंस्टेंस ऐसा होगा जिसको रिपोर्ट कर सकते हैं फॉर करप्शन, कोलूजन टू एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये इस बात को इनकरेज करेंगे लोगों की एमिकेबल रेजोल्यूशन हो जाए। ये यानी ये इनकी डिटेल पावर्स हैं। बट इसी सेक्शन के अंदर 8 के अंदर आगे जाके बताते हैं कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, इनके पास पावर्स जो इन्होंने एक्सरसाइज करनी है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की भी करनी है, और इन्होंने ये सारी पावर्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की भी करनी है, और वो किसी को भी तलब वगैरह कर सकता है। मुझे इससे भी कोई मसला नहीं है, हालांकि एज अ लॉयर बहुत शदीद मसला है, लेकिन अगर मैं कहता हूं इससे भी आप देखें विशाल, सवाल ये खड़ा होता है कि जब हमारे मुल्क के अंदर आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना, तो कोई उसके पीछे, आई मीन देयर इज ऑलवेज मेथड टू मैडनेस। एक डिप्टी कमिश्नर जो कि ग्रेजुएट है, जो कि अपना जिसे कहते हैं कि वो CSS क्लियर करने के बाद अपनी फॉरेन क्वालिफिकेशंस वगैरह करता है, जिसका लॉ का कोई बैकग्राउंड नहीं है। यानी एक बच्चा जो लॉ के अंदर सोचता है कि मैंने लॉ में एडमिशन लेना, उससे पूछो आप 711 की होती है, 710 की होती है, 110 की होती है, आपको टक टक करता बताएगा। इसी डिप्टी कमिश्नर से पूछो कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कैसे होती है, 710 की होती है, 711 की होती है, दे डोंट नो नथिंग। हाउ कैन यू गिव अ पावर टू अ पर्सन हु नो नथिंग कि जी वो एविडेंस भी रिकॉर्ड करेगा, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी करेगा, उसका ADR को कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका निगोसिएशन को कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसने मौका मुलायजा भी करना है, फिर आप उसके बाद पावर भी दे रहे हैं कि वो कंप्लेंट फाइल करेगा ट्रिब्यूनल को जाके, जहां पे आपको 10 साल की पेनल्टी भी लगेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे चलते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, जहां पे मैं कहता हूं जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर आपकी एग्जेक्टिव्स बन गए हैं। वो कैसे? सेक्शन 8 के अंदर वो कहते हैं कि अगर कोई एक मामला, मेरा और विशाल का एक डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी के ऊपर, और हमारा केस दीवानी अदालत के अंदर चल रहा है, और वो अली साहब ने जाके डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेंट विशाल के खिलाफ दे दी कि जी विशाल ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, तो आपकी इस कमेटी का एक रिप्रेजेंटेटिव उस अदालत के पास जाएगा, उसे कहा जी भाई साहब, जी अदालत साहब, वाई आर यू एंटरटेनिंग दिस मैटर, रेफर दिस मैटर टू अस। I mean, you are taking the judicial powers, and how dare you that you think you are so superior कि आप एक कोर्ट ऑफ लॉ से एक मुकदमा छीन के अपने पास ले आएंगे, and you are going to do that? How can you do that? I mean, this is the classic example of, you know, discarding trichotomy of power, separation of power। अच्छा, हमारे यहाँ जो कैंपेन की गई, और कैंपेन वो इतनी एब्सर्ड वीडियोस हैं, आप जरा पॉप आउट करवा दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर, मैं लगाना भी जरूरी नहीं समझता, जिस किस्म की फिल्थी फाउल बाउथ लोगों ने यूज किया हुआ है मैडम चीफ जस्टिस के खिलाफ, आपके लॉयर्स के खिलाफ, आपके जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ। मुझे एक बात बताओ कि अगर आप इस्लामिक प्रिंसिपल भी देखो, वहां पे किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है वो शहादत की बिना पे है। अब आपके यहां पाकिस्तान में भी है कॉमन लीगल कंट्री, वहां पे सारी की सारी शहादत उन्हीं प्रिंसिपल्स में होनी है जो कि कानून शहादत में प्रोवाइडेड है। एक डिप्टी कमिश्नर को क्या पता कि एविडेंस किस तरह लेनी है? और सबसे बड़ी बात, एक एग्जेक्टिव, हाउ कैन ही टेक द एविडेंस ऑन ओथ? ही कैन नॉट। सो मच सो उन्होंने कहा जी आप उनसे मुकदमा भी, पुलिस अदालत से मुकदमा छीन के अपने पास ले आए, और ऐसा हुआ, मैं आपको बताता हूं। तो फिर ये जो फजूल किस्म के लोगों ने बकवासियात की, नहीं, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, आप देखो वो इसके अंदर
सेक्शन 8 सब सेक्शन 7 में उन्होंने कहा कि कोई वकील जो पार्टीज है वो अपना मुकदमा खुद प्रेजेंट करेंगी उस कमेटी के सामने, और जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एंड अपेयरेंस थ्रू काउंसिल शेल नॉट बी परमिसिबल। जरा इस लेजिस्लेचर को समझाया जाए, जरा इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को समझाया जाए कि जब इन पे मुकदमे होते हैं इन्हें वकील चाहिए, ठीक है, जब इन्हें नैब में बुलाया जाए इन्हें वकील चाहिए, जब इन्हें एफआईए में बुलाया जाए इन्हें वकील चाहिए। तो जो आम डिस्प्यूट है लोगों के, जिसके अंदर लोगों के सिविल एंड प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व है, वहां पे वकील आपको चुभने लगे हुए। एंड आई एम नॉट सेइंग फॉर दैट रीजन बिकॉज आई डोंट इवन प्रैक्टिस सिविल लॉ, बट द पॉइंट इज कि वो, यानी मेरी एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन, नॉट मेरी, इवी यंगर वाली, कि जी वकील अदालत में वो सब करने के लिए जरूरी है क्योंकि पार्टीज वो काम खुद नहीं कर सकती। एक बेवा औरत है, एक बूढ़ी औरत है, एक बच्चे हैं हमारे साथ, उन्हें नहीं पता अपना मुकदमा कैसे प्रेजेंट करना है। दे नीड अ लॉयर देयर, एंड यू आर स्पेसिफिकली debarring or discarding the lawyers that lawyers cannot bear. How? Why? यानी आपके मसले के लिए आपको वकील चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना आपको वकील चाहिए, आपको, मैं जान के यहाँ पे वर्ड नैब इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि नैब के ऊपर एक जत्था वकीलों का जाया जाता था, विच इंक्लूडेड आर वर दी वेरी कॉम्पिटेंट एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब एज वेल, जो जाया करते थे फैसिलिटेट करने के लिए। सो अगर एक वकील अपने साइल के राइट प्रोटेक्ट कर रहा अदालत में सबमिट करने के लिए, इट इज नॉट इवन अ कोर्ट, इट्स अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। और जब ये सब कुछ हुआ तो इनिशियली विशाल होता क्या है, ऑर्डिनेंस आता है। अब मैं आपको इनके फेक, स्टूपिड, इडियोटिक प्रोपेगेंडे का रिजल्ट बताता। इसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वकील अदालत में आके कहता है कि जी इस कमेटी के पास कब्जा रिस्टोर करने की इजाजत नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वकील जो है वो, अगर आप पैराग्राफ 2 देखें इस जजमेंट ऑर्डर का, लर्नड एडिशनल एडवोकेट जनरल एट द आउटसेट सबमिटेड दैट द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 was repealed so and so, and with the dispute resolution committee had acted contrary to their powers or their mandate, and you are planning and orchestrating a propaganda against a judiciary when your lawyer yourself is saying कि जी आपका ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो आपने लॉ बनाया ना, ये मैंडेट के खिलाफ है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कमेटी के पास ये इख्तियार ही नहीं है। मैं आपको इधर ही ऐसी वीडियोस में, आप ये जरा वीडियोस पॉप आउट करवाएं जहां पे डीसी बैठे हुए कब्जे छुड़ाने लगे हुए, एंड दैट वाज अ क्लासिक केस जिसके अंदर इसी कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूट की कब्जा छुड़ाया, और उसने इन्हीं के पंजाब गवर्नमेंट के वकील ने अदालत के अंदर आके कहा कि जी ये वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, एंड यू आर प्लानिंग एंड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द मैडम चीफ जस्टिस। एज अ जज he has to see whether certain act, certain legislation or a case falls under the contours of law or not. And in that scenario, मैडम ने तो कुछ कहा भी नहीं है, मैडम चीफ जस्टिस ने तो कुछ कहा भी नहीं है, तुम्हारा वकील आके कह रहा है कि जी ये सब कुछ गलत हुआ। So meaning thereby, as a humble student of law, humble servant of law, as a organ of this system, we have to see कि a particular legislation is passed with a good intent. The answer is no. You have done an experiment where you have given the powers to the police officer to adjudicate upon the matters. लगाएं जरा ये वीडियोस जो लाफिंग स्टॉक बने ये से पूरे आपके पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, और यहां पे भी आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर जिसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, यानी आप अब वैलिडेट कर रहे हैं कि ये कब्जे छुड़वाएं कि आपके एग्जेक्टिव जिनका ये इख्तियार ही नहीं है। तो फिर अदालतों को ताला लगाएं, कॉन्स्टिट्यूशन में अदलिया को फाड़ के आप एक साइड पे फेंक दें, फिर आप खुद करना, और आप एक प्रोपेगेंडा करने लगे यानी इस पूरी के पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, और ऐसे ऐसे लोग प्रोपेगेंडा करें जिनको द वेरी रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस फॉलो, एंड आई डोंट डाउट देयर इंटेंशन। ये एग्जेक्टिव का काम है। ऐसी वारदातें जो है ना वो एग्जेक्टिव ही डालती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, एवी चल लो, एवी खिंच लो, एवी खिंच लो, जो पकड़ के आता है। दे आर द what I would say, they are that kind of servants
कि जिन्होंने सर्व करना है, जिसने भी आना है, आज अब इसका किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है, कल किसी और की, कल किसी और की होगी। दे हैव टू सी कि हर चीज का कब्जा, हर चीज की अथॉरिटी हमारे पास रहे। इस कमेटी को आप देखें, डीसी की क्या क्वालिफिकेशन है? दैट ही इज द वन हु क्लियर्ड द सीएसएस एंड गॉट हिज सीनियरिटी थ्रू द करियर राउट। वो एक बन गया हुआ, तो ही इज अ डिप्टी कमिश्नर। व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन? आई मीन उसका लीगल बैकग्राउंड क्या, और उसके पास लाइसेंस किसने दे दिया टू एडजुडिकेट अपॉन द मैटर्स व्हिच ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू व्हेन यू हैव द कोर्ट्स फॉर दैट? अच्छा, वो इफ आई प्ले अ डेविल्स एडवोकेट, लेट्स जस्ट से ऑन द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम कहते हैं कि जी कमेटी 90 दिन में फैसला कर रही है। अदालतों में जो मैटर है कई कई साल पड़े होते हैं। इससे भी कोई शक नहीं, जो कहते हैं कि प्रॉपर्टी का मैटर आपका अगर अदालत चला गया है तो आपके पर पोते तक जाते जाते वो चलता रहेगा। तो अगर मैं अपोजिट साइड से सवाल पूछूँ, वो कहें कि भाई हम तो आवाम की आसानी करना चाह रहे हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं? विशाल, मुझे एक बात बताओ, किसी भी डिस्प्यूट्स और स्पेशली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर अगर आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ना, तो आपकी लिटिगेशन जर जमीन के जो है ना इर्द गिर्द घूमती है। सो जन और जर को अभी आप जरा साइड पे करें, जमीन के ऊपर आते हैं। आपके पास एक लीगल सिस्टम है जिसके तहत कोई डिस्प्यूट ने रिजॉल्व होना है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल होगा सिविल लिटिगेशन वगैरह का, और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ अगर आप ऊपर चले जाए। बट दैट्स द मैकेनिज्म अवेलेबल। आप ये भी तो देखें कि यहां पे जस्टिस रश, जस्टिस क्रश वाली बात है, और अगर बैक इन द आर्गुमेंट जाए तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। Had the legislature or the executive consulted with the judicial body, any judicial body, यानी आपकी बहुत सारी ऐसी कमिटीज हैं जिसके अंदर मैडम चीफ जस्टिस, सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सेशन जजेस एंड द पार्लियामेंट्री पीपल, दे इंटरैक्ट ऑन दोज कमिटीज। हैड यू कंसल्टेड दिस लॉ विद देम? अगर यही सिनेरियो है तो आप यहां पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म, आपके पास एडीआर है, आपके पास मीडिएशन है, बहुत सारे और मैकेनिज्म है, बट वो उन मैकेनिज्म के होने की वजह यह है कि वहां पे आपको एक फेयरनेस डिपिक्ट करती है। मुझे एक बात बताओ, आज विशाल साहब का एक डीसी जानने वाला है, मैं तो किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जे, जाली कागज बनते हैं कि नहीं बनते? अच्छा, जाली कागज जब बनते हैं तो क्या डीसी की सब्जेक्टिव एवेल्युएशन पे ये देखना है कि आपने कि ये जाली कागज है कि नहीं काली? आपने डीपीओ की जो है वो उसके ऊपर एवेल्युएशन के ऊपर देखना है कि नहीं देखना? क्योंकि उन्होंने तफ्तीश का मुकदमा भेज देना। तो वाई नॉट टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ? आप एज एन एग्जीक्यूटिव, एज ए लेजिस्लेचर, वाई डोंट यू इक्विप द जुडिशरी विद द रिक्विजिट इक्विपमेंट जिसके तहत आपका स्पीडी जस्टिस हो सके? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। I can talk about many Chief Justices before as well, but let me focus on the Madam Chief Justice. यार, आपके जितने भी एंटी रेप वाले केसेस है फुल बैच हेड कर रही, आपकी जितनी रिफॉर्म्स इस वक्त आपके जुडिशियल सिस्टम में आ रही है, शी इज द वन हु इज डूइंग इट। और आपके बहुत सारे सिस्टम्स को, लीगल सिस्टम को इन्होंने हार्मोनाइज किया है और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन इस किस्म की लेजिस्लेचर से, इस किस्म की लेजिस्लेशन से आप यू जस्ट पुशिंग देम बैक, एंड दैट्स एग्जैक्टली, आई वाज इन द कोर्ट व्हेन मैडम चीफ जस्टिस asked the question to the additional advocate general कि have you guys consulted with any legal mind before drafting it? Because this document is not about resolving the dispute. This document is all about taking the powers. So अगर इसका एक जैसे कहते हैं ना, आपने एक फ्रेम, एक ऑरा क्रिएट कर दिया, लो जी लोगों के मसले हल हो गए, मसले ओ ये सबसे ज्यादा वैलिडेट करेंगे कब्जे, ये सबसे ज्यादा वैलिडेट करेंगे। और उसकी वजह ये नहीं है कि हर डीसीओ इस तरह का होगा, हर डीपीओ इस तरह का होगा, हर एडीसी हर इस किस्म का होगा, बट गुड एंड बैड पीपल आर देयर। बट व्हेन यू आर इन अ सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम है, आपके पास सिविल रेमेडी है, अपील है उसकी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप वहां पे लेजिस्लेशन करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो होगा वो 90 दिन के अंदर अदालतें डिसाइड करेगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? वहां पे उनके पास वो, दे आर द कॉम्पिटेंट जजेस, दे आर बाय लॉ इंटाइटल्ड टू टेक ओथ, दे आर इंटाइटल्ड टू टेक एविडेंस। आप उधर स्पीड अप मैकेनिज्म करें।
और अगर वहां कोई डिलेइंग टैक्टिक्स आते हैं तो उसको काउंटर करें, सेट विद द लीगल माइंड, बट यू कांट डू दिस दैट यू टेक द पावर्स विच यू डोंट बिलोंग विद, द पावर्स डोंट बिलोंग टू यू। और सबसे बड़ी बात कि आप एक प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेट करके एक प्रोपेगेंडा करें। हमारी लीडरशिप ने एसएम नून साहब ने बहुत इस चीज के ऊपर बात की है, यानी ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है। और सबसे बड़ी बात विशाल, मैडम ने तो कुछ नहीं कहा, इनके वकील ने कहा है ये गलत कर रहे हैं। ये इनके वकील ने कहा है कि ये इनका मैंडेट नहीं था, इनके वकील ने कहा ये पावर ट्रिब्यूनल की है, ये इनके वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल अभी बना ही नहीं है। सो वॉट एवर द कब्जा यू हैव टेकन दैट मीन्स यू हैड अ बैड इंटेंशन, कि आपने जो कब्जे करवाया। सो मीनिंग देयर बाय इसके अगर आप बाकी सेक्शंस को देखो, ओवर राइडिंग इफेक्ट दे दिया, ठीक है, वो तो जो लेजिस्लेचर का काम है वो कर देते, बट द थिंग इज दिस कि हाउ डेयर दे कि आप जाके एक सिविल कोर्ट के अंदर जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी मीनिंग देयर बाय अगर कोई मुकदमा सिविल कोर्ट से डिसाइड हो गया, हाई कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये कमेटी का एक डीसीओ एक डीपीओ जाके हाई कोर्ट से मुकदमा लेके आएगा कि हमारे पास मुकदमा रेफर करे। सो दिस इज एन अब्सर्ड लेजिस्लेशन। और सर अगर हम बात करें भी कब्जे की हद तक, तो दो तरह की नेचर हो सकती है। एक सिविल नेचर हो सकती है कि आपका मेरे कुछ सिविल नेचर का डिस्प्यूट चल रहा है, एक क्रिमिनल नेचर भी हो सकती है। अगर मैं सिविल नेचर की बात करूँ तो यकीनन इस कमेटी में कोई ऐसा बंदा नहीं जो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट के इशू का फर्क भी बता सकता हो। और अगर हम क्रिमिनल नेचर की बात करें तो एविडेंस रिकॉर्ड करना या क्रॉस एग्जामिनेशन करना, अब वकीलों को तो अलाउ नहीं कर रहे, एक बंदे ने क्या पूछना। यदि आपने एक सर्टिफिकेट दे दिया, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि विशाल साहब जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोका, जेब से अपने नारकोटिक डाली, विशाल साहब के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, फंस गए विशाल साहब। तो इसी तरह इस कमेटी ने जिसको वैलिडेट कर दिया कि अली हैदर इज अ कब्जा, यानी इलीगल प्रॉपर्टी ग्रैबर है, तो बात खत्म हो गई। उसी की बेसिस के ऊपर, उसी प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ, उसकी वो बातों को हासिल हो गया, वो बंदा तो जलील हो गया, जो बंदा पीटता रहे। और मेरी बात याद रखना, डिस्प्यूट्स के प्रॉपर्टी के मामला को जब आप देखते हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि यानी कोई ना कोई पार्टी बीच में इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनके राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो उनकी टेक्निकल डिसीजन जो है ना वो जरूरी होता है। यानी मैं आपको एक प्रोपोजिशन ले आउट करता हूँ, एक दादे की मौजूदगी में बाप पहले फौत हो गया, बाप की औलाद है, दादा भी जिंदा है, बाकी लीगल हेयर्स हैं, बाकी उसकी औलाद है, प्रॉपर्टी पोतों में जानी है कि नहीं जानी, दिस इज वेरी टेक्निकल थिंग। ये डीसी बताएगा आप कि ये इस चीज को ये कैसे डिसाइड करना है, ये एक डीपीओ बताएगा आपको कि ये कैसे डिसाइड करना है, जिसकी वो लीगल एक्यूमन ही नहीं है। इनसे पूछो पावर्स कैसे लेनी है, वो आपको बताएंगे। इनसे पूछो किसी को पुलिसिंग कैसे करनी है, ये आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने उनको मैंडेट दे दिया जज जूरी एग्जीक्यूशन का, दिस इज एन अब्सर्ड थिंग। और सर अगर हम बात करें, हमने भी लास्ट अपनी वीडियो का भी हवाला दिया, इलीगल डिस्पोजिशन है। अगर ये बात करते हैं कि हमने कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लेना है, तो वो कानून कब्जा माफिया के खिलाफ ही कराए थे। वो आपके पास इंटरम कस्टडी दे रहा है, कस्टडी अदालत दे सकती है आपको, स्पीडी जस्टिस है उसके अंदर, जाली कंप्लेन करने पे उसको फाइन भी हो सकता है। एक मैकेनिज्म जुडिशियल पावर के पास अवेलेबल है, उसके होते हुए एक एक्ट बनाना क्लियरली शोज कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर। ये इसी पे नॉकडाउन होना है इंशाल्लाह, आप देखना इसी पे नॉकडाउन होगा। अच्छा, एक और चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की होगी, द बूट लिकर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, के शाह सदर शाह के वफादार जो हैं वो बहुत आगे आए और उन्होंने प्रोपेगेंडा किया जुडिशरी के खिलाफ भी, मैडम चीफ जस्टिस के खिलाफ भी, बुकला के खिलाफ भी। यस और ये बात जिस तरह आपने शुरू में की कि भूल जाते हैं कि जब इन्होंने पावर में आना होता है तब भी वकील चाहिए, और जब दूसरी पार्टी पावर में होती है उनसे लड़ने के लिए जब पावर से किसी को हटाना हो तब भी वकील चाहिए ना। और ये शायद भूल जाते हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो इतनी लाचार या इतनी हैंडीकैप नहीं है। और मैडम चीफ जस्टिस से जो आपने बताया कि इनके ही एडिशनल असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब ने कंसीड कर दिया कि सर गलत पावर है। आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ आपके पास। ये ऑर्डर देखिएगा, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 इस ऑर्डर का पढ़िए, वो कंसीड कर रहा है वहां क्योंकि गलत चीज है। सर अब चूंकि इसका ऑपरेशन अभी सस्पेंडेड है और जब तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि लार्जर बेंच के लिए रेफर किया है, फुल बेंच। तो जब फुल बेंच के लिए देख रहे हैं तो इसकी प्रोजेक्शन आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? इट विल बी नॉक डाउन इंशाल्लाह फॉर सेवरल रीजंस, कि ये इख्तियार हमारी अदलिया का है, मुकदमे अदालतों में ही लड़े जाते हैं, एग्जेक्टिव फोरम से नहीं लड़े जाते। आपके पास ऑलरेडी एक लेजिस्लेशन मौजूद है, उसके अंदर ये तमाम मैकेनिज्म जुडिशियल फोरम पे अवेलेबल है। आप क्यों नहीं लोगों को इनकरेज करते कि लीगल डिस्पोजिशन एक्ट के दावे करें, कंप्लेंट्स फाइल करें? उसके अंदर इंटरम कस्टडी भी है जो यहाँ आप छीन के देने लगे हो, लेकिन थ्रू जुडिशियल डिटर्मिनेशन।
जुडिशियल माइंड अंदर अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो सही बनना है या गलत बनना है, वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन है। किसी ने सीएम बनना है, वो भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन। फिर आप ही एग्जेक्टिव को दे देना कि आप डिसाइड करें, एग्जेक्टिव डिसाइड करें कि सीएम का जो इलेक्शन हुआ है सही हुआ है कि नहीं हुआ, पीएम का इलेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ, स्पीकर का इलेक्शन सही हुआ है, कर लेना फिर एग्जेक्टिव डिटर्मिनेशन। व्हाई यू कम टू द कोर्ट? अगर आपसे गवर्नर ओथ नहीं ले रहा तो फिर आपसे चीफ जस्टिस आके ओथ लेता है। व्हाई? सो दैट्स बिकॉज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट। और कॉन्स्टिट्यूशन आइन ने मैडम में अपनी जजमेंट में आर्टिकल 23 का आर्टिकल 10 का हवाला दिया हुआ है। कम व्हाट मे, दे कैन नॉट bypass those articles. So for that reason, let's see how it unfolds, but I foresee it will be knocked down. थैंक यू सो मच सर। और हमारी आवाम के लिए भी, और जो हमें ये लोग सुन रहे हैं उनको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जेक्टिव जब अपना काम करे तभी अच्छी लगती है, जुडिशरी का काम करते अच्छा नहीं लगती। क्योंकि जुडिशरी तक पहुंचना, वहाँ पे बैठना और वहाँ पे फैसले करना ये आम शख्स की बात नहीं है। जैसे कि मियाँ साहब ने आपको बताया कि पूरी कमेटी बैठ जाए और पूरी कमेटी में बैठ के एक वकील जो एक यंग लॉयर हो वो उनसे एक कानूनी सवाल पूछ ले तो ये पूरी कमेटी बैठ के जवाब नहीं दे सकती, लेट अलोन एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन करे कि क्या किसी का राइट बनता भी है कि नहीं बनता। और जो कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार एक जुडिशरी और लॉयर्स को रेपुटेशन को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इसका मुंह तोड़ जवाब इस जुडिशरी से लाजमी मिलेगा और वकला से भी कानूनी तौर पे, कानूनी हम पावर छीनते नहीं हैं, पावर को उसकी इज्जत करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्राइकोटमी की इज्जत करते हैं। उसके अंदर रहते हुए विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ इनको यकीनन जुडिशल तरीके से कानूनी जवाब भी दिया जाएगा। इसके आगे क्या मजीद कार्रवाई होगी, क्या अपडेट्स होंगी, हम उसके आगे भी मजीद वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। आपका इसके बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। तब तक मियाँ साहब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।